दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। दोस्तों इस वक्त में हमारे देश के भीतर नए नए सियासी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों दोस्तों आप सभी के याद होगा ममता दीदी दिल्ली के दौरे पर थे, यानी कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक तरीके से ये प्रयास किया कि विपक्ष को एकजुट किया जाए, भाजपा के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए, विपक्ष को मजबूत किया जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाए ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा दोस्तों दूसरे समीकरण 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और इसके अलावा दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बीच। आप सभी जानते हैं दोस्तों लालू यादव इन दिनों चारा घोटाले में सज़ा काट रहे थे, लेकिन उनको बेल मिल गई। यह हमारे देश के लोकतंत्र की कितनी बड़ी खूबसूरती है कि एक घोटाले में यदि कोई नेता या कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति सज़ा काटता है तो उसको बड़ी आसानी के साथ बेल मिल जाती है, और यदि कोई गरीब व्यक्ति फंस जाता है तो उसे अदालतों के चक्कर काटने में पूरा जीवन उसका निकल जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता। खैर दोस्तों ये बात तो अदालत की है। अदालत को इस विषय पर सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि आखिर किस तरीके से लोगों को भारत के भीतर न्याय मिलेगा, न्याय सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस मुलाकात के कई मायने हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी बेटी मीशा भारती के साथ लालू यादव दिखाई दे रहे हैं इन दिनों दिल्ली में। कल उन्होंने दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा शरद यादव से भी मुलाकात की। कहीं ना कहीं ये पूरा गठबंधन दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर समीकरण बनता हुआ नज़र आ रहा है कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये दोनों दोस्तों जो परिवार है, ख़ास तौर पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और इसके अलावा लालू यादव का जो परिवार है, ये दोनों ही परिवार दोस्तों एक दूसरे के संबंधी है, एक दूसरे का इनका राजनीतिक संबंध तो है ही। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि पारिवारिक संबंध भी काफ़ी मजबूत है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी को आधार मानते हुए यहाँ पर मुलायम सिंह यादव और लालू यादव एक गठजोड़ खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों यादव जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश के भीतर दोस्तों और बिहार के भीतर, यदि इन दोनों राज्यों के भीतर यादव वोट बैंक का जिक्र करें तो तकरीबन 25% के करीब इन दोनों राज्यों में यादव वोट बैंक है। और यदि बिहार में दोस्तों एमएलए की बात की जाए तो 52 एमएलए यादव जाति के, यानी कि खासा दबदबा यहाँ पर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं दोस्तों प्रदेश के भीतर उसी समीकरण को साधने का एक प्रयास था, और उसी प्रयास में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये दोनों नेता मिले थे। ये बात अलग है कि इस मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात बता करके कहीं ना कहीं सियासी जो सरगर्मी इन दिनों बढ़ी हुई है उसको ठंडा करने का ये नेता प्रयास जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों मकसद कुछ और होता है और मीडिया के सामने कुछ और बयां किया जाता है। यही तो राजनीति की चतुर चाल होती है। सियासत की गोटियाँ किस तरीके से चली जाती है ये कोई भारत के राजनेताओं से पूछे। भारत के राजनेता बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं राजनीति की शतरंज की, इनसे कोई जीत नहीं सकता। दोस्तों वास्तव में एक इस तरीके का समीकरण यहाँ पर बनाने का प्रयास है कि 2024 की तैयारी एक तरीके से की जा रही है। ममता बनर्जी एक तरफ क्षत्रपों को एकजुट करने में लगी हुई है, तो वहीं पर लालू यादव भी इस प्रयास में है कि किस तरीके से आरजेडी को मजबूत किया जाए, अपने कुनबे को बढ़ाया जाए, अपने मित्रों के, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के, अपने रिश्तेदारों को, राजनीतिक रिश्तेदारों को साथ लेकर के चुनावी समीकरण साधने का एक प्रयास है। इसके अलावा दोस्तों इस कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब इस वक्त में जो मुख्यमंत्री है बिहार नीतीश कुमार, आप सभी ने उनका बयान दोस्तों सुना ही होगा। इन दिनों हमारे देश में पेगासस विवाद सर चढ़कर बोल रहा है। जिसे भी देखेंगे तो पेगासस पर चर्चा करने के लिए तैयार है
हर कोई पेगासस का विशेषज्ञ है। सरकार की अपनी दलील है तो विपक्ष की अपनी दलील है, लेकिन दोस्तों निष्पक्ष जांच होना एक लोकतांत्रिक देश की मांग है, एक व्यवस्था की मांग है। और यही मांग दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार ने भी की। नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार को कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जांच करानी चाहिए, तभी इस देश की व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से काम कर पाए। यानी कि यदि संसद को चलाना है आरामदायक तरीके से, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जो व्यवस्था है वो ईमानदारी के साथ काम करे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सभी घटनाक्रम उस ओर भी इशारा कर रहे हैं जो समीकरण 2015 में बिहार के भीतर बना था। आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर के सरकार बनाई थी। लालू यादव के बेटे को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन वो सरकार, ये बात अलग है दोस्तों कि 2 साल भी पूरे नहीं कर पाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता और ना ही कोई स्थायी शत्रु होता। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि भाजपा का 1996 से लेकर के और 2013 तक नीतीश के साथ घनिष्ठ संबंध था, फिर वो संबंध टूटता है और लालू यादव के साथ जुड़ जाता है। लालू यादव भारत के ऐसे राजनेता है दोस्तों जो इमरजेंसी के काल में भी जेलों में रहे। इसके अलावा चारा घोटाले में भी वो जेल में रहे। बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के रेल मंत्री तक का उन्होंने कार्यकाल संभाला और उन्हें एक तजुर्बेकार नेता माना जाता है। यानी कि भारत की राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी लालू यादव है। ऐसे वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्ट्रोक लगाने का प्रयास जरूर करेगा कि जिससे भाजपा को क्लीन बोल्ड किया जा सके, कहीं ना कहीं एक गैप ढूंढने का प्रयास करेगा, मैदान में अपनी चौसर को बिछाने का प्रयास करेगा और भाजपा के जो वहाँ पर खिलाड़ी है एक तरीके से उनको परास्त करने का प्रयास किया जाए। यही राजनीति दोस्तों होती है वास्तव। और राजनीति में चौसर और चौसर में राजनीति, ये तो होता ही है दोस्तों। राजनीति में चौसर का खेल खेला ही जाता है। हर तरह का काम राजनीति के भीतर चलता है। शाम दाम दंड भेद राजनीति के भीतर सब कुछ जायज है। राजनेता सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात अलग है कि वो जनता की आवाज़ कितनी उठाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी हो सकता है कि जेडीयू और आरजेडी एक तरफ बिहार में सत्ता में वापसी का प्रयास करें मिलकर, क्योंकि गठबंधन कभी भी टूट सकता है किसी भी पार्टी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बात और सोचनी है, जब शिवसेना भाजपा को छोड़ करके या फिर भाजपा शिवसेना से अलग हो सकती है, कोई भी स्थिति आप देख लीजिए, तो ये भी हो सकता है कि चुनावी फायदे के लिए, नफ़े नुकसान के लिए ये दोनों पार्टी भी एक हो जाए। 2024 का लोकसभा चुनाव सभी की नज़रों में है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से भाजपा ने 2022 में तैयारी करने का मन बनाया है, कहीं ना कहीं उसके पीछे 2017 की जो जीत थी भाजपा की, वो सबसे बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश के भीतर यदि मैं बात करूँ, प्रदेश में दोस्तों 2017 में 324 सीटें लेने में भाजपा कामयाब रही थी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यदि मैं बात करूँ वोट परसेंटेज की, तो तकरीबन 40% के करीब वोट शेयर भाजपा का रहा था। और उसके सहयोगियों का भी दोस्तों जो छोटे वहाँ पर थे, जिसमें अनुप्रिया पटेल जैसे लोग दोस्तों शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों यदि बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस और अखिलेश यादव बुरी तरीके से दोस्तों पिट गए थे। कहीं ना कहीं दोनों का जो वोट शेयर था तकरीबन वो 28% के करीब था। तो दोस्तों कुल मिलाकर के सभी पार्टियों को 2017 में विधानसभा में भाजपा ने साफ किया, एक अंडर करंट वहाँ पर चला था। इसके अलावा यदि बात की जाए मायावती की, तो मायावती भी दोस्तों 19 सीटों पर सिमट गई थी। और यदि वोट शेयर की बात की जाए तो दोस्तों तकरीबन 23% के करीब वोट शेयर वहाँ पर बीएसपी का रहा था। यदि दोस्तों बात की जाए 2017 की, 2007 की दोस्तों, तो बीएसपी को 206 सीटें वहाँ पर मिली थी 2007 के चुनाव में, जिस वक्त में तिलक तराजू और तलवार का नारा मायावती ने दिया था। 206 सीटें मिली थी। और मोटा मोटी तौर पर यदि दोस्तों कहे
जिस पार्टी को अपनी सरकार बनानी है, यानी कि सत्ता में काबिज होना है, तो उसे 30% से अधिक वोट हासिल करना अनिवार्य है। सत्ता की एक तरीके से चाबी है दोस्तों। और 2007 में बीएसपी के साथ यही हुआ था। 31% के करीब यानी 30.43% वोट शेयर बीएसपी का रहा था और बीएसपी ने वहाँ पर सरकार बनाई। ये बात अलग है कि 2012 में अखिलेश यादव 224 सीटें लेकर के सत्ता में लौटे थे। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए दोस्तों 2017 का जो चुनाव था वो इसलिए भी फायदेमंद रहा कि यादव वोट बैंक कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से टूटता हुआ नजर आ था और बीजेपी उसी को ही साधने का प्रयास करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों दूसरा सवाल भी, और सवाल ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के भीतर दूसरी जाति भी है। उत्तर प्रदेश के भीतर 18% मुस्लिम वोट बैंक भी, 40%। इसके अलावा दोस्तों की बात की जाए 40% के करीब अन्य जाति भी, अन्य पिछड़ी हुई जाति भी। इसके अलावा दोस्तों यदि अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 25% के करीब वोट बैंक है। यानी कि कुल मिलाकर के यदि बात की जाए इस बार मायावती का, यदि दोस्तों ब्राह्मण वोट बैंक की भी बात की जाए, जिस कार्ड पर मायावती इस बार चलने का प्रयास कर रही है, तकरीबन 10%, यानी कि तिलक तराजू तलवार और दलित और मुस्लिम वोट बैंक मायावती इस बार बहन जी अपने पक्ष में करने में सफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं विजयश्री किसी की भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों यदि वोट शेयर की बात की जाए तो जिस वक्त में मायावती जी को 206 सीटें मिली थी 2007 में, वोट शेयर तकरीबन 31% था। और जिस वक्त में हाशिए पर भी वहाँ पर बीएसपी गई, उस वक्त में जो वोट शेयर था वो तकरीबन 30% था। यानी कि सत्ता पर पहुँचने से लेकर के और सत्ता छोड़ने तक जो वोट शेयर में जो अंतर आया दोस्तों, तकरीबन 7 से 8% का अंतर था। कोई ज़्यादा बड़ा अंतर दोस्तों राजनीति के लिहाज से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भाजपा भी एक ज़माने में दोस्तों 2 सीटों पर लोकसभा के भीतर हुआ करती थी और 2 सीटों से लेकर के किस तरीके से 300 का जादुई आंकड़ा छुआ, तो राजनीति के भीतर ये सब बातें चलती रहती हैं। आखिर किसने सोचा था कि 2017 के विधानसभा में उत्तर प्रदेश के भीतर इतना प्रचंड बहुमत भाजपा लेकर के आ जाएगी और इस तरीके से सरकार बनाने में सफल रहेगी। इसके अलावा दोस्तों कई सारे फैक्टर हैं। जाति के अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं, यहाँ पर इस बार किसान आंदोलन भी और पश्चिम यूपी की बेल्ट दोस्तों, जिसमें जाट वोटर भी काफ़ी अहम योगदान देते हैं चुनाव, उस समीकरण को भी कोई पार्टी छोड़ना नहीं चाहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक भी हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में इस बार किसान आंदोलन है, इस बार दोस्तों कोरोना महामारी, यानी कि इस बार का चुनाव 2017 के चुनाव से कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। इस बार जो मुद्दे होंगे वो मुद्दा इस बार जनता के सामने ये होगा कि कोविड काल में व्यवस्था किस तरीके से बन पाई, किस तरीके से सरकारों ने काम किया, किस तरीके से विपक्ष मैदान में खड़ा रहा, या फिर किस तरीके से सरकार ने चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया। ये सभी बातें यदि हमारे देश की जनता ईमानदारी के साथ सोचने का प्रयास करे तो चुनाव में इस तरह का मुद्दा बन सकता है। लेकिन हमारा देश ध्रुवीकरण प्रधान देश है। यहाँ पर राजनीति में ध्रुवीकरण किया जाता है। नेता अक्सर जाति विहीन समाज की बात करते हैं, लेकिन अपने समय पर वो जाति को महत्व देते हैं। हर पार्टी ये दिखाने का प्रयास करती है कि हमने इतने दलित कैंडिडेट्स खड़े किए, इसके अलावा हमने इतने ब्राह्मण कैंडिडेट्स को टिकट दिया। कहीं ना कहीं जाति का जो जिन है वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दोस्तों इसे ख़त्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी खतरनाक होगा, क्योंकि भाजपा ने इस बार स्वर्ण आरक्षण का भी, स्वर्ण जाति खासतौर पर दोस्तों जो गरीब स्वर्ण हैं उनको आरक्षण का भी कार्ड इस बार खेला गया है। यानी कि 10% आरक्षण उनको दिया जाएगा। मेडिकल सीटों में दोस्तों आरक्षण का ऐलान किया गया है। कहीं ना कहीं ये भी एक राजनीतिक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। और इसके अलावा यदि दूसरा पहलू इसका देखा जाए दोस्तों, गरीब लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है। लेकिन इसका तीसरा पहलू भी दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए जानना अनिवार्य है
तीसरा पहलू ये भी है कि यदि कोई छात्र योग्य है लेकिन उसके आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए छात्र से, यानी कि जो गरीब छात्र है उससे कम, उससे ज़्यादा अंक है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो मेरिट है वो EWS वाले की कम लगेगी। और इसके अलावा दोस्तों जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है या फिर वो कैंडिडेट है जिसके पास आरक्षण की सुविधा नहीं है, कहीं ना कहीं उसके लिए मामला चिंताजनक हो जाएगा। और दोस्तों मेडिकल क्षेत्र में मेरे विचार में आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा आरक्षण के बूते नहीं चल सकती। पुलिस को कहीं ना कहीं आरक्षण के बूते, आरक्षण के भरोसे दोस्तों माफ़ कीजिएगा, चलाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चिकित्सक को तो योग्यता प्रदान होना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकारें इन सब बातों पर विचार करें, इन सब बातों का एक विश्लेषण किया जाए और उसके बाद निर्णय लिया जाए। कहीं ना कहीं यदि आप जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं उनको यदि छूट देना चाहते हैं तो प्रदेश के भीतर, देश के भीतर तमाम ऐसे क्षेत्र खुले हुए हैं जहाँ पर उनको नौकरी दी जा सकती है। लेकिन मेरे विचार में यदि चिकित्सा के क्षेत्र की बात की जाए तो चिकित्सा में योग्यता ही प्रदान होनी चाहिए। दोस्तों अब देखना ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा हुई मुलायम सिंह के बीच में, इसके अलावा अखिलेश यादव भी उस पूरी बैठक में मौजूद थे, उसका क्या निर्णय निकलता है। क्या यादव फैमिली एक होकर के इस बार चुनावी मैदान में आती है। और इस बार दोस्तों प्रदेश के भीतर ओवैसी साहब भी मैदान में है। हालांकि ओवैसी का जादू चल नहीं पाया था बंगाल के भीतर, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे ओवैसी जी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में और मुस्लिम सीटों पर अपना कुछ प्रभाव उत्तर प्रदेश के भीतर भी जमाया जा सके। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हर राजनीतिक पार्टी, हर दल ये चाहता है कि उसकी तरक्की हो, वो मजबूत हो, लेकिन उससे कहीं ना कहीं वोटों का डिवीज़न होता है। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जनता जिसकी सरकार बनाना चाहती है उसकी सरकार नहीं बन पाती और त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है। कहीं ना कहीं दो विपरीत विचारधाराओं की पार्टी भी एक पार्टी को रोकने के लिए मैदान में आ जाती है। दोस्तों अब समय का इंतज़ार कीजिए, 2022 आते आते किस तरह के दांव पेंच हमारे देश के राजनेता, हमारे प्रदेश के राजनेता खेलते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि राजनीति स्वच्छ हो, साफ हो और प्रदेश का चुनाव ईमानदारी के साथ लड़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में इतना ही।